नमस्कार बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले के 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चौथा लेक्चर है और ये लास्ट टॉपिक है जिसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी या फिर अनिषेक जनन। बहुत पूछा जाता है अनिषेक जनन क्या होता है। जब क्या होता है ये देखिए, जैसे आपको पता है कि जो फ्लावर है ना, फ्लावर का जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय है, ओवरी, ये पूरा क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। और इसके अंदर जो ये ओव्यूल्स होते हैं ना, अंडक जो होते हैं, ये क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि ये अंडाशय या ओवरी है, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए बिना निषेचन के। सामान्यतः प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया, ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र रूप, यहाँ से होते हुए इसमें मिलेगा। ये पॉलन ग्रेन्स जैसे अंडाणु से मिलेंगे, उसके बाद फिर किसका निर्माण होता है, फ्रूट का, फिर सीड्स का निर्माण। लेकिन कभी कभी इसके यहाँ पहुंचे बिना ही, फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही, अगर ये पूरा अंडाशय या ओवरी किसमें बदल जाता है, फ्रूट्स में बदल जाता है, तो उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी या अनिषेक जनन। इसको अगर सामान्य भाषा में आप लिखेंगे तो बिना निषेचन के फल का निर्माण। ठीक है, और इसको क्यों कराया जाता है, ये बहुत उपयोगी है बच्चों। इसके द्वारा जो फल बनते हैं उनमें बीज नहीं होते। आप लोग याद करो, बचपन में जो आपने पपीता खाया होगा या अमरूद, गुआवा, बिही, जाम या जामफल आपने खाया होगा, तो याद कीजिए उसमें बहुत बीज हुआ करते थे। पपीते में, नींबू में, अंजीर में, गुआवा में बहुत। आजकल जो आप पपीता लेते हैं उसमें बीज होते ही नहीं, और होते तो बहुत कम होते हैं। वो सब किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं, पार्थिनोकार्पी के द्वारा। और इसके द्वारा जो फल विकसित किए जाते हैं उसमें दूसरा उसका महत्व ये होता है कि हम साल भर कभी भी विकसित कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि उसका सीजन आएगा तभी होगा। तीसरी बात, ये बहुत मांसल रहते हैं। मांसल मतलब पल्प, पल्प मतलब फ्रूट्स की 3 वृत्ति होती है, एक होती है बाह्य, एक होती है मध्य और एक होती है अंतःवृत्ति। तो ये बाह्य वृत्ति होती है ना, वो छिलका होती है। जो मध्य वृत्ति होती है वो मांसल होती है, जिसे हम लोग सामान्यतः खाते हैं, सामान्यतः ऐसे ही होता है। और अंतःवृत्ति क्या होती है, गुठली होती है। तो ऐसे जो पार्थिनोकार्पी के जो से फ्रूट्स बनते हैं ना, उनका जो मध्य वृत्ति होती है बहुत मांसल, रसदार और ज्यादा मात्रा में होती है। इसलिए पार्थिनोकार्पी के द्वारा आजकल बहुत सारे फ्रूट्स का निर्माण किया जा रहा है। सबसे ज्यादा है पपीता, नींबू, अंजीर, स्ट्रॉबेरी, सेब, केला और बहुत सारे, गुआवा से बहुत सारे, इसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। अब आपसे एक टर्म पूछा जाता है, एपोमिक्सिस क्या है। पार्थिनोकार्पी के साथ दूसरा लगभग वही टर्म है, एपोमिक्सिस। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं असंग जनन। असंग जनन में क्या होता है बच्चों, इसका जैसे हमने आपको क्या बताया, ये अंडाशय बनता है। तो अंडाशय जो बनता है ना, आपको याद होगा हम सेकंड लेक्चर में ऐसा आपको, ये जब निषेचन हो जाता है ना तो ये बीजाणु बनाता है। आपको याद होगा, शायद हमने इस टाइप की कोई संरचना बनाई थी, याद होगा, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में बनाई है ना। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, इसमें 8 कोशिकाएं रहती है, याद कीजिए, ऊपर में 2 बीच में और नीचे में 3। जब एपोमिक्सिस होता है ना, तो देखिए हमने आपको क्या बताया, जब ये क्या पॉलन ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा से यहाँ आएगा, मिक्स होगा, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर का संरचना ऐसी रहती है, ये बीजांड है। तो बीजांड के अंदर कभी कभी फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही इसकी, ये यहाँ की कोशिका, इसे न्यूसेलस बोलते हैं, या यहाँ की कोशिकाएं, या इनमें से कोई एक कोशिका, ज्यादातर न्यूसेलस की, या अंड कोशिका जो होती है, ये अंड कोशिका है, यहाँ न्यूसेलस की कोशिका। तो ये अंड कोशिका बिना निषेचन के ही, बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना मियोटिक डिवीजन के ही किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फल में बदल जाती है। तब इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। डायरेक्ट इन कोशिकाओं का फ्रूट में बदल जाना एपोमिक्सिस कहलाता है। समझ पा रहे हैं। और ऐसा क्या हो जाता है, देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, ताकि अंडाणुओं का
निर्माण हो तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर फिर से उतने ही गुणसूत्र हो जाएं जितने उस जाति में हैं। इसीलिए कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं तो उनमें क्या हो जाती है? गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। फिर जब कभी ये शुक्राणु और ये अंडाणु या पॉलन ग्रेन और ये अंडाणु जब मिलते हैं तो फिर से गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही हो जाती है। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है? ये बीजांड के अंदर का या तो अंड कोशिका या न्यूसेलस कोशिका या फिर बीजावरण, ये बीज का आवरण है, ये बीजावरण की कोशिका भी डायरेक्ट किसमें बदल जाती है? फ्रूट में बदल जाती है। इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस पार्थिनोकार्पी या अनिषेक जनन से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? अब इसका कारण समझिए। इतना समझ में आया? अब ये एपोमिक्सिस ज्यादा लाभकारी कैसे? कैसे? अनिषेक जनन या पार्थिनोकार्पी से एपोमिक्सिस ज्यादा लाभकारी है। इसलिए है बच्चों क्योंकि पार्थिनोकार्पी से जो फ्रूट्स बनते हैं वो उसी साल उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि पार्थिनोकार्पी हमने एक बार करा दी और फिर जो पौधे लगे उनको, पौधा को हमने फसल ले ली, उसके बाद उनके बीजों को स्टोर करके रख लिया और अगले साल फिर उन बीजों को उगा दिए। ऐसा नहीं होता। केवल एक ही साल के लिए वो उपयोग किए जाते हैं, उसके बाद उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है? आपने एक बार फसल तैयार कर दी, किससे? या तो बीजावरण से या न्यूसेलस से या अंडकोशिका, किसी से भी अगर आपने एक बार फसल तैयार कर दी तो आप उस फसल को कई साल तक उपयोग कर सकते हैं, उनके बीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए एपोमिक्सिस किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। इसको वो लोग ज्यादा अपनाते हैं। इसमें भी बीज रहित फलों का निर्माण होता है। समझ में आया बच्चों? और ये प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम रूप से भी कराया जाता है। ठीक है। एक और शब्द आता है, उसे बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। एक शब्द है पॉलीएम्ब्रियोनी। इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। अब बहुभ्रूणता किसे बोलते हैं? बहुभ्रूणता का मतलब होता है कभी कभी इसमें ना ये युग्मनज बनता है, ये अंडकोशिका है, इसमें एंथर आके मिलते हैं तो ये युग्मनज बनता है। तो ये युग्मनज की कोशिका, समझिए थोड़ा भूल रहे होंगे तो पहले हम देखिए निषेचन कब हुआ? जब परागकण यहाँ है, ये वाला परागकण दूसरे पौधे का परागकण या उसी पौधे का परागकण आके वर्तिकाग्र पर आया, वर्तिकाग्र से वर्तिका होते हुए नाड़ू से मिला तो ये निषेचन हुआ। निषेचन के बाद ये दूरगणित कोशिका बन गई, युग्मनज बन गया, एम्ब्रियो या भ्रूण बनना शुरू हुआ। तो कई बार क्या होता है, ये वाली कोशिका ये यहाँ है, ये अंड कोशिका यही होती है। तो इस कोशिका में क्या होता है, कई बार इतना सारा डिवीजन हो जाता है कि अपने जैसे बहुत सारे भ्रूण को बना देती है। एक ही बीजांड के अंदर कई सारे भ्रूण बन जाते हैं, तब इसे बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। और ये सामान्यतः किस पौधे में पाई जाती है? विद्या में पाई जाती है। विद्या का पौधा अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो उसकी कोन जो होती है ना, ऐसी ऐसी टाइप की रहती है। अगर आपने कभी देखा होगा, ध्यान दिया हो, ये पॉलीएम्ब्रियोनी के कारण बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं, इसे कोन बोलते हैं। नहीं देखा होगा तो याद कर लीजिए। बहुभ्रूणता विद्या के पौधे में पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए तो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है? लेकिन अब देखिए ये पार्थिनोकार्पी और असंग जनन या एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता, ये तीनों चीजें प्राकृतिक भी होती हैं और कृत्रिम रूप से भी कराई जाती हैं। पार्थिनोकार्पी को प्राकृतिक रूप से कराने अपने आप कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ एंजाइम्स और हार्मोन बन जाते हैं जिसके कारण पार्थिनोकार्पी अपने आप हो जाती है। लेकिन ये इतनी उपयोगी है इसलिए इसे क्या किया जाता है, कई बार आर्टिफिशियल भी कराया जाता है। तो आर्टिफिशियल कराने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो फ्लावर होता है ना, ये फ्लावर है,
इसमें बिना निषेचन के फल बनाने के लिए क्या करते हैं, इस फ्लावर के वर्तिकाग्र और उमंग के ऊपर क्या छिड़क देते हैं, एंजाइम। कौन सा एंजाइम छिड़कते हैं, ऑक्सिन और जिब्बरलिन। अब ऑक्सिन में भी कौन सा छिड़कते हैं, OAA2,4-D। OAA का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। और 2,4-D का नाम है 2,4-डाइक्लोरो, यही नाम है 2,4-D का नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी और ये है एसिटिक अम्ल। इन एंजाइम को अगर छिड़क देते हैं किसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर, ये फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर ऑक्सिन या जिब्बरलिन, ऑक्सिन में भी कई प्रकार का पाया जाता है जिसमें OAA और 2,4-D है, कोई सा भी ऑक्सिन जब छिड़क देते हैं तो वो पौधा बिना निषेचन के ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक शब्द और है, लास्ट टॉपिक है आपके उसमें, वो बता देती हूँ, सत्यफल। सत्यफल और फूटफल, ये दो चीजें और हैं, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपके चैप्टर पे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं लिया, सामान्यतः ऐसे ही किया जाता है पढ़ाते समय कि इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो डाउनलोड किया जाता है बच्चों। मैंने लगभग सारे टॉपिक को कवर किया है, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। 12th में इसके अलावा पूरी संभावना है कि नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 2, 3 और 4 मैंने YouTube में लेक्चर कंप्लीट डाल दिए हैं। ये हो सकता है सीक्वेंस एक आध आगे पीछे हो गया हो, लेकिन आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सारगर्भित समझाने का प्रयास किया है, कम समय में गागर में सागर बनने का प्रयास किया है। अब इन चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक और समझ लेते हैं, फिर हमारा आज का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। चूंकि अभी ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है आपके सिलेबस में से, इसलिए चैप्टर फर्स्ट यूनिट में से फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। तो कौन कौन से चैप्टर रहते हैं फर्स्ट यूनिट में, 2, 3 और 4। तो आज हमारे 2 और 3, 4 का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। लास्ट टॉपिक समझ लीजिए, सत्यफल और फूटफल। सत्यफल किसे कहते हैं बच्चों, जैसे मैं बता रही हूँ कि फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से, ओवरी से। ये किसमें बदल जाता है, पहले ये बनता है, इसके बाद ये किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो जब अंडाशय फल में बदले तो उसे क्या बोलते हैं, सत्यफल। समझ में आ रहा है, जब अंडाशय किसमें बदले, फ्रूट्स में बदले ना, फल में बदले, तो उसे बोलते हैं सत्यफल। और फूटफल वो होते हैं बच्चों जो अंडाशय से विकसित नहीं होते, अंडाशय से विकसित न होकर कभी किससे विकसित हो जाते हैं, पुष्पग्रंथ से, कभी सेपल से, या कभी किसी और अंग से विकसित, पुष्पासन से, या फिर पुष्पग्रंथ से, या फिर इसके आवरण से कहीं और से विकसित हो जाते हैं। तो उसे फूटफल या आभासी फल या झूठे फल कहा जाता है। और बहुत ज्यादा ऐसे फल नहीं होते, लेकिन आप लोग जो सामान्य बहुत उपयोग करते हैं, सबसे कॉमन फल है सेब, केला। तो उसमें से सेब, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को हिंदी में बोलते हैं रसभरी, और अखरोट, वालनट, ये तीनों फूटफल है। अगर आप फूटफल को याद कर लेंगे तीनों का नाम, तो सत्यफल सामान्यतः सभी होते हैं, तो आपको याद हो जाए। आपको ये लेक्चर कैसे लगे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अगला जो भी लेक्चर हो आपको नोटिस मिलता रहे तुरंत। थैंक यू।